Assalamu alaikum everyone. I hope you will be fine and safe at your home. In this class, we are going to study Coulomb's law. First of all, we will see its introduction. In the year 1786, Coulomb deduced the expression for the force between two stationary point charges in vacuum or free space. Consider 2 point charges Q1 and Q2 at rest in vacuum and separated by a distance of r. स्टूडेंट 1786 में कूलम ने फोर्स फाइंड आउट की थी दो स्टेशनरी चार्जेस के इन बिटवीन, और ये जो फोर्सेस ने फाइंड आउट की थी इसको वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर फाइंड आउट किया गया था। कंसिडर करते हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल r। फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये देखें Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है दैट इज़ r, और Q1 से Q2 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ R12, और Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस फोर्स की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी Q2 के ऊपर, जो कि रेड लाइन से शो की गई है, और इसको हम शो करते हैं दैट इज़ F21, यानी कि F21 फोर्स हमें क्या बता रही है कि यानी कि Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर। स्टेटमेंट देख लेते हैं। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट the electrostatic force is directly proportional to the product of the magnitude of the 2 point charges and inversely proportional to the square of the distance between the 2 point charges. स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point चार्जेस, यानी कि जो 2 point चार्जेस हम ले रहे हैं इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 point चार्जेस, और इन्वर्सली रिलेटेड होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 point चार्जेस, यानी कि जितना इन पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होगा उससे वो इन्वर्सली रिलेट करेगी। किस तरह से, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि F is directly proportional to Q1, Q2 and F is inversely proportional to 1/r²। यहाँ पे आप देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इन्वर्सली रिलेटेड होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल भी ले सकते हैं। तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम ख़त्म करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। यहाँ पे आप देखें कि जो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r² है इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, और कूलम्स लॉ जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट K यूज़ किया जा रहा है इस कांस्टेंट K की वैल्यू होती है आपके पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और Q1 जो है वो चार्ज ऑन मास 1 और Q2 जो है वो चार्ज ऑन मास 2 है, वेयर r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अंदर जो है वो कूलम्स लॉ की क्या वैल्यू होती है। द कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस इज़ गिवन एज F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो E लिखा हुआ है इट मीन्स दैट F इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दीज 2 point चार्जेस, और K की वैल्यू होती है आपके पास, वैसे तो हमने स्टडी किया था कि K इक्वल होता है आपके पास 9 × 10⁻⁹ के, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देखें तो K जो 9 × 10⁻⁹ हमारे पास वैल्यू किस तरह से आती है कि जो K होता है K इक्वल होता है आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। द कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, इट मीन्स फोर्स F21 exerted by charge Q1 on charge Q2 is equal in magnitude but opposite in direction to the force F12 exerted by the charge Q2 on charge Q1, that is F21 equals to minus F12। स्टूडेंट, इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चार्जेस हमने लिए थे Q1 एंड Q2। अब ये दोनों जो चार्जेस हैं इनके दरमियान जो फोर्स होगी ये म्यूचुअल फोर्स होगी। म्यूचुअल फोर्स किस तरह से होगी, देखें यहाँ पे जितनी फोर्स जो है वो Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q2 जो है वो Q1 चार्ज के ऊपर भी लगाएगा। तो यानी कि इसका अगर हम सम करें तो इसका सम इक्वल आएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आप देखें Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर दैट इज़ F21, और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज़ F12। दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो हम इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं F21 इक्वल्स टू माइनस F12। और जिस तरह से मैंने पहले बात की थी कि ये म्यूचुअल फोर्स है और इक्वल फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसका जो सम होगा वो 0 के इक्वल आएगा। अगर आप यहाँ पे F12 को इक्वल टू के साइन पे शिफ्ट करें तो F21 + F12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन, उसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। दैट इज़ F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ में यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और यूनिट वेक्टर में भी हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे इसके साथ 21 मेंशन कर दिया। एंड F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। इसके बाद है अफेक्ट ऑफ मीडियम। अब हम ये देखते हैं कि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं चार्जेस के इन बिटवीन, तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के ऊपर वो अफेक्ट करेगी, और किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीडियम क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक बिटवीन चार्जेस रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम। जब हम चार्जेस के इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है as compared to the force in the free space by certain factor that is constant for the given dielectric। और ये फोर्स जो है वो अगर हम उसे उसकी वैल्यू कंपेयर करें फ्री स्पेस के अंदर जो हमने फाइंड आउट की थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो हमारे पास वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है ये डिपेंड करती है कि हमने कौन सा डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्लेस किया हुआ था। दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एंड डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉर। और ये जो कांस्टेंट होता है इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन आर से। यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, और इस टेबल के अंदर जो है वो डिफरेंट मटेरियल हैं, यानी कि अगर हम लेट्स सपोज दो चार्जेस के इन बिटवीन जो है अगर एयर मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर हम अमोनिया को प्लेस करते हैं तो 22 to 25 जो है वो इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट मीडियम गिवन है और साथ में इनकी परमिटिविटी भी गिवन है, जिसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। नेक्स्ट है कूलम फोर्स इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, एंड कूलम फोर्स इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज़ गिवन एज। कूलम फोर्स जो है किसी मीडियम के अंदर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और जो कूलम फोर्स होती है किसी भी मीडियम के अंदर उसको हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज़ एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक ओवर एप्सिलॉन आर। यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है उसको हम क्या कर लेते हैं, एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते हैं। तो एफ इलेक्ट्रिक तो आपके पास वही फोर्स आ जाएगी, दैट इज़ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर के, और साथ में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। नेक्स्ट है कूलम लॉ की स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। कूलम लॉ की स्केलर फॉर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म को स्टडी करें तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट हमने क्या करना है, इसके ऊपर एरो डाल देना है और साथ में यहाँ पे यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा देना है। दैट इज़ F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर। Significance of Coulomb's law. Coulomb law describe completely how electrons are attracted by nucleus in atom, how atoms form molecules, and how atoms and molecules develop into solids or liquids. कूलम लॉ हमें ये बताता है कि किस तरह एटम के अंदर न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, और किस तरह से एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स करते हैं, और किस तरह से एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स में। तो स्टूडेंट ये इसका एक सिग्निफिकेंस था। इसके बाद है यूजेस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है इसका क्या यूज़ है। द वेक्टर फॉर्म हैज़ फॉलोइंग यूजेस। फर्स्ट यूज़ है इसका, इट टेल्स वेदर द फोर्स इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। वेक्टर फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव फोर्स है। द रिजल्टेंट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज व्हेन असेंबली ऑफ चार्जेस इज अंडर कंसिडरेशन। रिजल्टेंट फोर्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इन केस जब हमारे पास जो है वो n नंबर ऑफ़ चार्जेस हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं हर एक फोर्स को। किस तरह से सम किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंसिडर असेंबली ऑफ n चार्जेस। सपोज करते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज q प्लेस्ड अमंग n पॉइंट चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फोर्सेस को सम कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि एक q चार्ज है जो कि n पॉइंट चार्जेस के इन बिटवीन प्लेस किया गया है, तो हर एक चार्ज क्या करेगा, इस q चार्ज के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस फोर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं F इक्वल्स टू F1 F2 अप टू Fn तक हमने इसकी वैल्यू ले ली, और जब हम इसका समेशन करेंगे तो समेशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ F इक्वल्स टू K Q समेशन N I इक्वल्स टू 1 QI ओवर RI स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमने इसका
इसके ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के बाद जो है वो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। और यहाँ पे जो आई है, आई हमें क्या बता रहा है कि दैट इज़ आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू n नंबर्स तक जो है हमने आई की वैल्यू को कंसिडर कर लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कूलम्स लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इन बिटवीन जो है वो क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। स्टूडेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पहले स्टडी किया होगा कि इसमें आप क्या करते हैं कि इसमें दो मैसेज कंसिडर किए जाते हैं और जो फोर्स होती है इनके दरमियान वो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ मास की इक्वल और इन्वर्सली रिलेटेड होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और कूलम्स लॉ के अंदर भी हम क्या करते हैं, दो चार्जेस कंसिडर करते हैं और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करती है चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर और इन्वर्सली रिलेटेड होती है इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के ऊपर। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने दोनों के फार्मूलाज को जो है वो देख लिया कि पहला डिफरेंस या इसके अंदर क्या आ रहा है कि यहाँ पे हम चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे हम मैस कंसिडर कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है बोथ आर इन्वर्स स्क्वायर्स लॉ, दोनों जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करते हैं, एक ये इसके अंदर सिमिलरिटी है। थर्ड है बोथ हैव प्रोपोर्शनलिटी टू अ प्रोडक्ट ऑफ ईच बॉडी मास फॉर ग्रेविटी इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और दोनों की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसके प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के ऊपर। और नेक्स्ट है अ मेजर डिफरेंस इज़ दैट ग्रेविटी इज़ ऑलवेज अन अट्रैक्टिव फोर्स वेयर एज द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मेजर डिफरेंस इनके दरमियान क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ये ऑलवेज़ अट्रैक्टिव होगी, लेकिन जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लास्ट पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।